101.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त गौसिया खान सबीन। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने विशेष कार्यक्रम वागर्थ में, जिसमें मैं हर बार किसी न किसी एक ऐसे मेहमान को लेकर आती हूँ जो अपने जीवन में, अपने इस आसपास के परिवेश में एक स्थान बना चुके हैं, सम्मान हासिल कर चुके हैं और बहुत परिश्रम के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हमारे साथ हैं, आप हैं सुभाष पाठक जिया जी। आप शिवपुरी मध्य प्रदेश से तशरीफ लाए हैं। तो सबसे पहले तो सुभाष जी, मैं स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। सुभाष जी, मेरा पहला सवाल आप तक आएगा, लेकिन उसके पहले आपकी ही लिखी हुई कुछ पंक्तियां मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी कि है कुछ अजीब सा आजार दिल धड़कता है कुछ अजीब सा आजार दिल धड़कता है, हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है, हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है। और इसी सुंदर पंक्ति के साथ मैं दोबारा आपका स्वागत कर रही हूँ। और सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आज इतना समय निकाल के आप शिवपुरी मध्य प्रदेश से यहाँ तशरीफ लाए हैं और स्टूडियो में इस समय आप मेरे रूबरू हैं, हमारे श्रोताओं के रूबरू हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, पहले तो रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं और आपको मेरा नमस्कार। और यहाँ आके आपसे रूबरू होके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी मुझे हो रही है और एक सार्थक बातचीत हम लोगों के बीच होने वाली है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बात को लेके, तो दिल से खुशी हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुभाष जी, क्योंकि आप एक मकाम हासिल कर चुके हैं और एक लंबा समय आपने दिया है अपने लिखने लिखाने को, और एक स्थापित लेखक बनने के लिए मैं समझती हूँ कितने पड़ाव से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस सब की शुरुआत किस प्रकार हुई, कुछ बताइए। इस सब की शुरुआत वैसे ही हुई। शुरुआत में पहले जो गजलें थी वो पढ़ने से शुरुआत नहीं हुई, गजलें सुनने से शुरुआत हुई। और शुरुआत के वक्त जब गजलें सुनी मैंने, तो गजलें मैंने शायरों से नहीं सुनी जी, जो हमारे भाई बड़े गजल सिंगर रहे हैं, जगदीश साहब हों, गुलाम अली साहब हैं या चित्रा जी हैं। इन सबको सुनते सुनते जो गजल की एक रिदम थी वो अंदर आई और वहां से एक शुरुआत हुई। फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ गजल पढ़ने का, और पढ़ते पढ़ते आते आते फिर गजल लिखने का सिलसिला वहां से शुरू। तो सुभाष जी, ये समय कौन सा था? क्या आप स्कूल में थे उस समय या कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके थे? जी, ये जो समय था वो मेरे ग्रेजुएशन के दौरान का समय था जी। अगर मैं ऐसे टाइम्स का बताऊंगा तो 2011-12 के लगभग मैंने ये शुरुआत की लेखन की वहां से जी। तो पढ़ाई के दौरान ही आप ये कहिए कि गजल का एक जो सिलसिला शुरू हुआ और आज तक बदस्तूर जारी है। बदस्तूर जारी है, क्या बात है। इस सफर में जैसे कि आपने बताया कि जब आप कॉलेज में थे, जिस जमाने में आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस समय आपका लिखने का मन हुआ और आपने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। बहुत से लेखकों को, राइटर्स को आप पढ़ते रहे होंगे। इस फील्ड में, इस एरिया में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका कोई मनपसंद राइटर या शायर? जी, तो मनपसंद राइटर या जिनको पढ़ने सुनने के बाद हमें गजल कहने का या सुनने का एहसास अंदर जगता है, वो सबसे पहले मैंने गुलजार साहब को सुना जी। और गुलजार साहब को मैंने उनकी गजलों से नहीं सुना, पहले उनके जो गीत थे फिल्मों में, और उनके गीत किसी गजल की तासीर से कम नहीं थे। तो वो एक प्रभाव वहां से मैं कहूंगा कि अगर कुछ पढ़ने और सुनने का सिलसिला शुरू हुआ तो गुलजार साहब को पहले सुना। उसके बाद मेरी जिंदगी में पहला मौका था जब मैंने निदा फाजिल साहब को रूबरू सुना, और वहीं से मुझे प्रेरणा एक मिली कि मैं गजल कहूं, और उसके बाद मैंने गजल कहने की कोशिश की। सुभाष जी, परिवार का सहयोग किस तरह रहा? परिवार का तो सहयोग मैं यूं कहूंगा कि मेरे परिवार में साहित्य से जुड़ा कोई माहौल नहीं था। मुझसे पहले कोई राइटर वहां नहीं है, तो परिवार का मिला जुला जिसको मैं कह सकता हूँ, ये भी नहीं था कि मैंने कुछ गजल कह दिया, मैं कहीं पब्लिश हो गया तो बहुत ज्यादा खुशी हुई और ऐसे लोगों ने कहा कि भाई अब तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ ये भी थी कि मैं जो कर रहा था, जहां मैं गजल कह रहा हूँ, पब्लिश हो रहा हूँ, प्रोग्राम्स में जा रहा हूँ, तो वो रोक टोक भी नहीं थी। तो मैं ये मानता हूँ कि वो एक पॉजिटिव ही जिसको कह सकते हैं, तो अच्छा, मतलब सकारात्मक परिवेश आपको मिलता चला गया, एक पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते चले गए। जी जी। आपकी कोई गजल अगर हम सुने? मैं अपनी किताब से ही, जो गजल मेरी किताब है दिल धड़कता है, उससे गजल सुनाता हूँ कि है कुछ अजीब सा आजार दिल धड़कता है,
है कुछ अजीब सा आजार दिल धड़कता है, हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता क्या है। बात है, वाह, बहुत शुक्रिया। है कुछ अजीब सा आजार दिल धड़कता है, हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है, हमारा यार तो रहता है झील के उस पार। क्या बात है, वाह, हमारा यार तो रहता है झील के उस पार, सदा जो आती है इस पार दिल धड़कता है। वाह वाह, बहुत ही हो जी, बहुत शुक्रिया। कि हमारा यार तो रहता है झील के उस पार, सदा जो आती है इस पार दिल धड़कता है, करे ना जिक्र भरी बज़्म कोई उसका, करे ना जिक्र भरी बज़्म कोई उसका, मेरे हबीबो खबरदार दिल धड़कता है। वाह, बहुत उम्दा। करे ना जिक्र भरी बज़्म कोई उसका, मेरे हबीबो खबरदार दिल धड़कता है। और बतौर खासियत शेर भी मुलाहिज़ा करें कि कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, सो यूं समझिए लगातार दिल धड़कता है। क्या बात है, वाह वाह सुभाष, बहुत ही उम्दा। सो यूं समझिए लगातार दिल धड़कता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारी गजल आपने सुनाई कि लगातार दिल धड़कता है। और एक जो प्यारे से जज्बात जो होते हैं, और कहना चाहिए जैसे कि आपने गुलजार साहब का जिक्र किया, कहते हैं ना कि ऐसी गजल जो कि सिर्फ हमारे लिए कह दी गई हो, हर सुनने वाले को, हर लिसनर को ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मेरे ही लिए कहा गया है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ज्यादा कनेक्ट कर पाता है, ज्यादा जोड़ पाता है। सुभाष जी, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम वर्तमान समय में देखें, आजकल के माहौल में देखें कि गजल में जिस तरह से नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उस वजह से जदीद शायरी कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है? नहीं, दौर वैसे जदीद शायरी का है अभी, और जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं तो वो मैं ये मानता हूँ तो हमेशा से होते रहे हैं और होते रहना भी जरूरी लेकिन एक रिवायती जो एक शायरी चली आ रही थी, एक रिवायत के साथ जो राइटर्स काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक वो नजाकत, वो नाजुकी कहीं छूट गई है पीछे, वो सुनने में नहीं आती। वो बेशक इसलिए छूट गई है कि हम जो नया कुछ लाना चाह रहे हैं उस पर उतनी मेहनत के साथ नहीं ला रहे हैं जी। आदमी एक शॉर्टकट में आ रहा है कि उसने देखा कि भाई इसने इंग्लिश का जो वर्ड है वो यूज किया हुआ है तो मैं भी करूंगा। हाँ। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि यहाँ पे जो इसने यूज किया वो कितना नेचुरल है। जैसे मैं अपना एक शेर आपको यहाँ पे सुनाना चाहूंगा कि राबता एक हसीन टूटा है, फूल ताजा तरीन टूटा है। अब ये जो शेर है इसमें आप इंग्लिश वर्ड देखिएगा कैसे फिट बैठता है कि दिल तो कॉमन सी चीज है यार। क्या बात है जी, दिल तो कॉमन सी चीज है यारो, मुझसे उसका यकीन टूटा है। क्या बात है। तो बहुत शुक्रिया। मैं कहना यही चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करिए बट उस पर मेहनत करिए, उसको नेचुरल बना के लाइए, तो फिर आप पीछे नहीं छोड़ पाएंगे उसको। जी, मतलब आपके मुताबिक ये कि जब कभी भी गजल में या कभी किसी कविता में कोई नया एक्सपेरिमेंट या नया प्रयोग किया जाए तो उसको कुछ इस अंदाज में किया जाए कि सुनने वाला एक रवानी के साथ सुनता चला जाए, उसे कहीं कुछ अटपटा सा महसूस ना हो। इसमें बिल्कुल वही उसको पढ़ने वाले को या सुनने वाले को अड़चन ना लगे, उसको ये ना लगे कि ये वर्ड मैंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं सुना या मैं रोज उसको यूज नहीं करता हूँ। आप जिसको यूज करते हैं एक एक मतलब, और मुझे अपना ही याद आता है कि पगले बादल ने मून लूटा है। जी, पगले बादल ने मून लूटा है, इस जमी का सुकून लूटा है। क्या बात है, बहुत उम्दा। जी, बहुत शुक्रिया। सुभाष जी, सोशल मीडिया का क्या रोल है आजकल के जमाने में अगर मैं बात करूं, और हमारे नए राइटर्स, हमेशा कहा जाता है नए युवाओं की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का दखल तो है इन सब चीजों में, कितना सकारात्मक कितना नकारात्मक, इस विषय पे कुछ बातचीत हो जाए। बिल्कुल, हम हमेशा से ही ये बात करते रहते हैं कि कुछ भी जो होता है उसके दोनों पहलू रहते हैं, सकारात्मक भी होता है नकारात्मक। पहले हम सकारात्मक सोशल मीडिया की बात करेंगे तो सबसे फायदा इसका ये है कि पुराने समय में बहुत सारे बड़े राइटर्स जिनको हम पढ़ नहीं सकते थे, आसानी से हमें उपलब्ध नहीं थी किताबें, या उनसे बातचीत करना बहुत मुश्किल था। कोई भाई भोपाल है तो भोपाल आना ही पड़ेगा। बट आज ये उसका सकारात्मक पहलू है कि हम वहां घर बैठे बड़े शायरों को, अच्छे शायरों को पढ़ सकते हैं, तो उससे हम बेहतर कुछ सीख सकते हैं, या हम चाहें तो उसके थ्रू अपनी गजल पे बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये पॉजिटिव है इसका, और एक
बहुत अच्छा है, जिससे काफी कुछ चेंज हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखें तो नकारात्मक पहलू भी बहुत सारे हैं इसके। पहला तो ये है कि इसने कहीं ना कहीं ये किया है कि आदमी ने मेहनत करनी बंद कर दी है। जी। दूसरी बात ये है कि उसको वो अपनी शायरी से ज्यादा ध्यान इस पर देना चाह रहा है कि कौन मुझे पढ़ रहा है, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। जब आप उस तरफ चले जाते हैं तो आप शायरी को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। और दूसरी बात, एक बात इसमें यह भी है कि लोग यहाँ पे आसानी बहुत चाहते हैं, किसी का शेयर उठा लिया, किसी का कुछ कर लिया, तो ये सबसे बुरा पहलू है इसका। तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ ही उसका प्रभाव। सुभाष, ये चरबा वाली जो प्रथा है ना, ये तो हमेशा से चली आ रही है। आप सोशल मीडिया ले या आप किताबों की बात करें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एक्टिव हैं समाज में, आसपास के मुआशरे में, जो ये काम करते हैं और उस काम को किए बगैर उनका, मैं समझती हूँ कि खाना भी हजम नहीं होता होगा। हाल खैर वो बात उनकी हुई, लेकिन मैं बात करना चाह रही थी आपकी किताबों के बारे में, आपकी किताबों के सिलसिले से, कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आपकी अब तक कितनी किताबें जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं और उनके बारे में कुछ बताएं। मेरी पहली किताब शेरी मजमुआ जो था वो दिल धड़कता है जी। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के माली तावन से वो 2020 में पब्लिश हुआ है। उसमें टोटल में 85 गजलें हैं और खुशी की बात है कि लोगों ने काफी उसको सराहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिला उस पर। दूसरी किताब मैंने संपादन में निकाली हुई है, जिसमें 40 युवा शायरों को रखा हुआ है जी। ये नए मिजाज का शहर है, जैसा कि उसके नाम से ही महसूस होता है कि आप नई बात करना चाहते हैं। तो वो सब शायर जो कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किताब है। फिलहाल मेरी जो देवनागरी में तीसरी किताब वो रनिंग में है, शायद जल्दी ही वो मंजर आम पर होगी और आपको पढ़ने को मिलेगी। सुभाष जी, चूंकि आपकी किताबों की बात हम कर रहे हैं, इन्हीं किताबों से या दिल धड़कता है किताब का जिक्र आपने किया, आपकी शेरी मजमुआ, कोई गजल इसमें से जो हमारे श्रोताओं को? जी बेशक, मैं एक गजल सुनाता हूँ कि मतलब यूं कहा है कि रूह को हमने ढका है जिस्म की पोशाक से, रूह को हमने ढका है जिस्म की पोशाक से, और ये पोशाक बनवाई गई है खाक से। क्या बात है, बहुत। रूह को हमने ढका है जिस्म की पोशाक से, और ये पोशाक बनवाई गई है खाक से। बतौर खासे शेर के साल में 10 बार बदला है मेरे कमरे का रूप, साल में 10 बार बदला है मेरे कमरे का रूप, पर उतारे ही नहीं है ख्वाब मैंने ताक से। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। साल में 10 बार बदला है मेरे कमरे का रूप, पर उतारे ही नहीं है ख्वाब मैंने ताक से। मिट्टी ही बेकार है मेहनत करो मत बेसबब, मिट्टी ही बेकार है, मिट्टी ही बेकार है मेहनत करो मत बेसबब, मैं तो कब से कह रहा इसको उतारो चाक से। क्या बात है, वाह। मिट्टी ही बेकार है मेहनत करो मत बेसबब, मैं तो कब से कह रहा इसको उतारो चाक से। और ये आखिरी शेर के उसने जब इरशाद बोला तो करिश्मा यूं हुआ। क्या बात है, उसने जब इरशाद बोला तो करिश्मा यूं हुआ, एजिया खामोश लम्हे हो गए बेबाक से। क्या बात है, बहुत ही एजिया खामोश लम्हे हो गए बेबाक से। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा सुभाष साहब, बहुत ही बढ़िया। आपके सम्मानों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हिंदी साहित्य सम्मेलन भोपाल में आपको सम्मानित किया गया है, पुनर्नवा सम्मान आपको दिया गया है, और भी सम्मानों की एक लंबी कड़ी आपके पास है, आपकी प्रोफाइल के साथ जुड़ी हुई है, तो उनके बारे में बताएं आप। जी, जो मुझे पहला पुरस्कार मिला, वो सम्मान मिला अदबी उड़ान संस्था उदयपुर से 2017 में युवा गजलकार सम्मान प्राप्त हुआ था जी। उसके बाद सन 2018 में पुनर्नवा सम्मान जो हिंदी साहित्य सम्मेलन, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, भोपाल से मिला हुआ है जी। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन शताब्दी युवा साहित्यकार सम्मान जो वो पटना से था। अरे वाह। और उसके बाद 2021 में पटना से ही शाद अजीमाबादी सम्मान मुझे मिला है, जो मेरे लिए खुशी की बात है और काम करने के लिए एक एनर्जी मिलती रहती है। मिल जाता है। बेशक, तो शाद अजीमाबादी सम्मान 2021 पटना से प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत दिल से मुबारक। हमारे पूरे रेडियो आजाद हिंद की टीम की ओर से आपको मुबारकबाद देती हूँ। कोई और गजल या कोई मिसरा अगर आपको याद आ रहा? जी, पहले मैं एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूँ कि दुख से इतने भरे हुए थे हम, दुख से इतने भरे हुए थे हम,
गैर शाने पे रो पड़े थे। क्या बात है, वाह। दुख से इतने भरे हुए थे हम, गैर शाने पे रो पड़े थे हम, दिल के अंदर अलाव जलता था जी। दिल के अंदर अलाव जलता था और बाहर बुझे बुझे थे हम। क्या बात। दिल के अंदर अलाव जलता था और बाहर बुझे बुझे थे हम। और बतौर खासियत ये आप सुने कि मेरे चेहरे में मैं नहीं हूं आज, मेरे चेहरे में मैं नहीं हूं आज, मल के आया हूं मैं किसी का रंग। क्या बात है, मेरे चेहरे में मैं नहीं हूं आज, मल के आया हूं मैं किसी का रंग। जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा। कोई और गजल? जी बेशक। गजल यूं है कि कभी तो अश्क कभी दिल का खून टपकता है, कभी तो अश्क कभी दिल का खून टपकता है, हमारी आंख से अक्सर जुनूं टपकता है। कभी तो अश्क कभी दिल का खून टपकता है, हमारी आंख से अक्सर जुनूं टपकता है। शेर ये सुने कि उतारते हैं अगर पगड़ी हम थकन के बाद, उतारते हैं अगर पगड़ी हम थकन के बाद, मियाँ पसीना नहीं फिर सुकून टपकता है। क्या बात है, बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। उतारते हैं अगर पगड़ी हम थकन के बाद, मियाँ पसीना नहीं फिर सुकून टपकता है। और ये शेर नए लहजे का कि मेरी सदा से पिघलती है खामोशी की बर्फ, मेरी सदा से पिघलती है खामोशी की बर्फ, फिर उसके बाद किसी लब से हूं टपकता है। क्या बात है, बहुत ही उम्दा सुभाष जी, बहुत शुक्रिया। कि मेरी सदा से पिघलती है खामोशी की बर्फ, फिर उसके बाद किसी लब से हूं टपकता है, दिखाए ख्वाब जो तूने उन्हें मुकम्मल कर, दिखाए ख्वाब जो तूने उन्हें मुकम्मल कर, सफर के शौक तू रास्ते में क्यों टपकता है। क्या बात है, बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा। दिखाए ख्वाब जो तूने उन्हें मुकम्मल कर, सफर के शौक तू रास्ते में क्यों टपकता है, कि जैसे गर्म रुतों में पिघलती आइसक्रीम। जो जदीद की बात हम कर रहे हैं, गजल की शेर सुने आपके, जैसे गर्म रुतों में पिघलती आइसक्रीम, हाँ बारिशों में मेरा घर भी यूं टपकता है। क्या बात है, क्या मिसाल दी है आप। जी बहुत शुक्रिया। हाँ जैसे गर्म रुतों में पिघलती आइसक्रीम, हाँ बारिशों में मेरा घर भी यूं टपकता है। जी बहुत ही उम्दा गजल, बहुत उम्दा गजल। सुभाष जी, हमेशा जब कभी भी मेरे सामने स्टूडियो में कोई मेहमान होता है तो जी चाहता है कि हम बातचीत करते ही चले जाएं, उसकी जिंदगी के कुछ लम्हे और कुछ उसका लिखा हुआ कलाम और कुछ अच्छी और खट्टी मीठी यादें हम अपने श्रोताओं के साथ, अपने सामाईन के साथ बांटते चले जाएं। लेकिन हमेशा वक्त का हमें मोहताज रहना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है वक्त हमें इजाजत नहीं देता है। तो चलते चलते सुभाष जी, मैं आपसे एक दरखास्त ये करूंगी कि हमारे लिसनर्स को, हमारे सुनने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से? जी पहले तो बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूंगा मैं, और लिसनर्स को ये पैगाम देना चाहूंगा कि आप लगातार सुनते रहिए, अच्छा सुनते रहिए। इतने अच्छे मेहमानों को आप यहाँ बुलाते हैं, गजल पे बात होती है, कविता पे बात होती है, और बाकी बस मोहब्बत करते रहें, सुनते रहें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुभाष पाठक जिया साहब, जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश से तशरीफ लाए हैं। और मेरा जी तो बिल्कुल नहीं चाह रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, क्योंकि ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहता है। लेकिन चलते चलते मैं एक अपनी छोटी बहन की एक मासूम सी छोटी सी गजल में आप सबकी नजर करना चाहूंगी कि गम से सीना न भर गया होता, गम से सीना न भर गया होता, इश्क गर पहले मर गया होता। क्या बात। गम से सीना न भर गया होता, इश्क गर पहले मर गया होता, मेरे अशार हंस रहे होते, मेरे अशार हंस रहे होते, जज्बे दिल संवर गया होता, जज्बे दिल संवर गया होता, चांद की चांदनी नहीं होती,
चांद की चांदनी नहीं होती, शब का तारा निखर गया होता। चांद की चांदनी नहीं होती, शब का तारा निखर गया होता। और इस शेर पे मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगी, बहुत करीब, मेरे दिल के बहुत करीब के। हाय जिस्मों में दिल नहीं होते, हाय जिस्मों में दिल नहीं होते, कोई रोता न मर गया होता। क्या बात है, कोई रोता न मर गया होता। हाय जिस्मों में दिल नहीं होते, कोई रोता न मर गया होता। और गजल का मक्ता कि इश्क की बदहवासियों में सबीन, इश्क की बदहवासियों में सबीन, हुस्न आकर निखर गया होता, हुस्न आकर निखर गया होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सामीन, मैं आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सुभाष जी आपका बहुत शुक्रिया। और आज इतना आपने समय निकाला, आप इतना मतलब बिजी शेड्यूल आप सबका रहता है, लेकिन उसमें आप वक्त निकालते हैं हमारे साथ, आप मिल बैठे आके कुछ पल हमारे साथ आपने बिताए। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक वादा और करती हूँ कि इसी कड़ी को मैं मुसलसल जारी रखूंगी। दोस्तों किसी अगले प्रोग्राम में मैं फिर किसी शख्सियत के साथ हाजिर होती हूँ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।